हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कैम बूस्ट में। आज हम लेकर के आए हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स को। पिछले लेक्चर में हमने देखा फ्री रेडिकल्स की थ्योरी के बारे में। तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाएं एप्लीकेशंस ऑफ फ्री रेडिकल, जिसमें हम देखने वाले हैं बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में फ्री रेडिकल की क्लासिफिकेशन की, जिसमें हमारे पास जो वेरियस फ्री रेडिकल थे, जिनमें से एक था हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल CH3। इसे हमने नाम दिया था टर्शरी फ्री रेडिकल, जिसका नेम था टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। इसे हमने टर्शरी क्यों बोला था? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच है? 3 कार्बन से। और जो दूसरा फ्री रेडिकल था वो था हमारे पास आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। हमने क्लासिफिकेशन पार्ट में देखा था पिछले लेक्चर में। CH, इसे हमने बोला था सेकेंडरी फ्री रेडिकल, क्योंकि जिस कार्बन एटम के ऊपर फ्री रेडिकल है वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच है? 2 कार्बन, तो इसलिए हमने इसको बोला सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और हमारे पास इसके बाद था प्राइमरी फ्री रेडिकल, यानी इथाइल फ्री रेडिकल। इसे हमने बोला था प्राइमरी फ्री रेडिकल। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच है? 1 कार्बन एटम के साथ। तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि फ्री रेडिकल टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है या प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है, जो ऑर्डर है हमारे पास वो है हमारे पास 3 डिग्री रेडिकल is more stable than secondary free radical, is further more stable than primary free radical, which is further more stable than methyl free radical, जो हमारे पास सबसे simplest free radical था। तो इतना बोलने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। हम देखेंगे डेप्थ में कि इस स्टेबिलिटी ऑर्डर के पीछे रीज़न क्या है। तो चलिए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे फ्री रेडिकल्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। On the basis of hyperconjugation effect, on the basis of hyperconjugation। अब हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसको किस तरीके से स्टेबल बनाता है। आपको इससे पहले सिर्फ ये याद रखना होगा कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब हम देखते हैं कैसे। अब ऐसा क्यों होगा कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी? आइए देखते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं सबसे सिंपलेस्ट जो हमारे पास है प्राइमरी फ्री रेडिकल का, यानी इथाइल फ्री रेडिकल का। CH3, बॉन्ड छोटे बड़े हैं तो एडजस्ट कर लेना भाई। CH2 फ्री रेडिकल। अब जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब देखिए इसके पास अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 1 2 3, यानी हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी फ्री रेडिकल हैज़ 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम इनके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर, हाफ हेडेड एरो से हमने इसको शो किया, और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो हमारे पास बन जाएगा H कार्बन। ये बन गया हमारे पास H फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड CH2 H।
ये बात याद रखना कि जो H फ्री रेडिकल है ये मॉलिक्यूल को लीव नहीं करता, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को अट्रैक्ट करके रख सकती है। अब आप ये क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि यही हाइड्रोजन यहाँ से जाए, ये भी तो जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से भी तो बन सकता है कि अगर ये हाइड्रोजन चला जाए, यानी H फ्री रेडिकल, कार्बन H, इसे थोड़ा मैं छोटा करके लिख देता हूँ, H डबल बॉन्ड CH2। और एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन चला जाए तो हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर होगा। स्पेस की कमी की वजह से थोड़ा मैं इसको टाइट लिख रहा हूँ, यानी ये वाला H चला जाए तो हमारे पास बन जाएगा HCH, और अब ये वाला H चला गया तो बन गया H फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड CH2। तो हमने देखा कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन थे उतने ही इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बने कि नहीं। देखो हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो हमारे पास कितने स्ट्रक्चर बने, ये है हमारा स्ट्रक्चर नंबर 1, ये है हमारा स्ट्रक्चर नंबर 2, ये है हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3। यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने हैं उतने ही हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और हमें पता है कि जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही जो फ्री रेडिकल है उसका डीलोकेलाइजेशन होगा और उतनी ही स्टेबिलिटी आएगी। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर 3 अल्फा कार्बन है, देखिए जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है उससे नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और हमारे पास यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, वेरी नाइस 9 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास 336 अल्फा हाइड्रोजन, और लेकिन अगर यहाँ देखें तो हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। और हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और हमें पता है ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि उतना ही डीलोकेलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3। इस केस में ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और इसमें ज़्यादा होंगे फर्दर एज कम्पेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो ऑर्डर है वो है टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी विच इज़ फर्दर मोर देन मिथाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ फ्री रेडिकल, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली स्टेबिलिटी को। हमने क्लासिफिकेशन में देखा कि हमारे पास 3 टाइप्स के फ्री रेडिकल्स हैं। यहाँ पर एक और मेंशन कर सकते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, नॉट ए बिग डील। हमने देखा कि इनकी स्टेबिलिटी जो है वो टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बेस पे, जो कहता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी होगी फ्री रेडिकल की। अब अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होने का क्या मतलब, यानी कि जितना अल्फा हाइड्रोजन होंगे हमने देखा उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और उतना ही डीलोकेलाइजेशन हो रहा है फ्री रेडिकल का। डेट्स वाई हमारे पास जो ऑर्डर है टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर ज़्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा। तो आप इसे नोट करें, फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए फर्दर स्टेबिलिटी में हेडिंग लगाएं, स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल एंड बेंजाइल फ्री रेडिकल, यानी वो क्या फैक्टर है जो एलाइल और बेंजाइल फ्री रेडिकल स्टेबल बना रहा है। जो हमारे पास एलाइल फ्री रेडिकल है उसका हमारे पास मॉलिक्यूल होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन, इस पोजीशन को हम बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन, और ये फ्री रेडिकल है इसलिए हम इसको बोलते हैं एलाइल फ्री रेडिकल। और जो बेंजाइल फ्री रेडिकल है हमारे पास वो होता है ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एंड CH2 फ्री रेडिकल। ये है हमारे पास बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल। अब देखिए क्या आप यहाँ कुछ देख पा रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर। वेरी नाइस, यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है। देखिए कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो हमें अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें वो कैसे होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर और इस बॉन्ड का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बन जाएगा CH2 फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड
CH2। ऐसा ही इस मॉलिक्यूल में अगेन हो सकता है फ्री रेडिकल, इधर इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर, तो हमारे पास ये सेम स्पीशीज बन जाएगी। तो हमारे पास ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमारा क्वेश्चन था कि एलाइल और बेंजाइल फ्री रेडिकल स्टेबल क्यों हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से एलाइल और बेंजाइल फ्री रेडिकल स्टेबल हुए। ऐसा ही डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, आपको फ्री रेडिकल आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम पे सेम हेयर, जो हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मॉलिक्यूल छोटा बड़ा हो तो एडजस्ट कर लेना भाई। यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ आ जाएगा फ्री रेडिकल। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इस एटम पे, जैसे हमने ऊपर वाले में देखा। और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर और फ्री रेडिकल इधर और डबल बॉन्ड CH2। और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर और फ्री रेडिकल इधर। और हमारे पास जो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, डबल हेडेड एरो सेपरेटिंग वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बन जाएगा हमारे पास डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड इधर और ये फिर दोबारा CH2 फ्री रेडिकल, यानी बेंजाइल फ्री रेडिकल। तो हम बोल सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन होने से, किसका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एलाइल एंड फ्री रेडिकल हैं, एलाइल सॉरी और बेंजाइल फ्री रेडिकल जो हैं स्टेबल हैं। तो एक बार हम पूरे स्टोरी को रिकैप कर लेते हैं। हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल एंड बेंजाइल फ्री रेडिकल। क्वेश्चन अराइज होता है कि एलाइल और बेंजाइल रेडिकल स्टेबल क्यों हैं। तो हमने देखा कि ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है। इसी केस में हमारे पास बेंजाइल फ्री रेडिकल में है, देखो हमारे पास रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ऐसा ही विनाइल फ्री रेडिकल में है। तो आप इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए आप एक नोट लिखिए, रेडिकल्स in which odd electron is located on double bonded carbon atom like in विनाइल फ्री रेडिकल में हम बोल सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, डेट इज विनाइल फ्री रेडिकल। या हम बोल सकते हैं सेम केस फिनाइल फ्री रेडिकल में, फिनाइल फ्री रेडिकल, जैसा कि है हमारे पास C6H5 फ्री रेडिकल, जिसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं फिनाइल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यहाँ पर फ्री रेडिकल और डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, आर नॉट स्टेबलाइज either by resonance or hyperconjugation, hyperconjugation इफेक्ट, कि जिस मॉलिक्यूल में फ्री रेडिकल डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से होगा वहाँ ना तो रेजोनेंस होगी और ना ही हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा, और इसी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होगा। हमारे पास क्वेश्चन आता होता है कि वाई विनाइल फ्री रेडिकल आर अनस्टेबल एंड फिनाइल फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल। तो रीज़न यही है कि जिसमें ओड इलेक्ट्रॉन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है वो ना तो स्टेबलाइज किए जाते हैं रेजोनेंस, ना ही हाइपर कंजुगेशन में। तो आप इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।
तो चलिए आगे हेडिंग लगाएं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। यानी अगर हमें पूछ ले कि बेंजाइल फ्री रेडिकल और आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ, उसके बेस पे हम इसको जज कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहले जो हमारे पास मैक्सिमम स्टेबलाइज होता है वो होता है हमारे पास बेंजाइल फ्री रेडिकल। अभी हमने इसकी स्टेबिलिटी को भी डिस्कस किया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। CH2 फ्री रेडिकल, ये है हमारे पास बेंजाइल फ्री रेडिकल। ये सबसे स्टेबल। उसके बाद हमारे पास रैंक में आता है एलाइल फ्री रेडिकल, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 फ्री रेडिकल, एलाइल फ्री रेडिकल। और ये क्यों स्टेबल होते हैं हमने देखा, ड्यू टू रेजोनेंस। और रेजोनेंस होने से क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो रैंक में आता है हमारे पास आता है टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, यानी टर्शरी फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, इसे हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद जो हमारे पास रैंक में आता है उसके पास बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल, यानी आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। लिख देते थे हम आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद जो हमारे पास रैंक में आता है वो आता है हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, जिससे हम कहीं नहीं, सॉरी, इसके बाद तो हमारे पास प्राइमरी फ्री रेडिकल आएगा, इथाइल फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल। यहाँ पर आएगा हमारे पास इथाइल फ्री रेडिकल, जिसे हम प्राइमरी फ्री रेडिकल भी बोल देते हैं। उसके बाद आएगा अब हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल, जिसे हम कई बार 0 डिग्री फ्री रेडिकल भी बोल देते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद आता है हमारे पास फिनाइल फ्री रेडिकल, C6H5 फ्री रेडिकल। और उसके बाद आता है हमारे पास विनाइल फ्री रेडिकल, जिसकी अनस्टेबिलिटी को हमने अभी डिस्कस किया, नोट में लिखा था। ये है हमारे पास विनाइल फ्री रेडिकल, और ये है हमारे पास, ये है हमारे पास फिनाइल फ्री रेडिकल, ये है हमारे पास विनाइल फ्री रेडिकल। तो दिस इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो आप इसे नोट करें। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड। वीडियो को पॉज करके खुद से जो कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है उसको लगा करके लॉजिक के साथ सोल्व करने की कोशिश करें, अदरवाइज हम करेंगे ही। एक बार आप वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। तो चलिए कर लिया ट्राई। तो मैं आपको आंसर देता हूं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है यानी मोस्ट स्टेबल है वो है सेकंड, देन जो ऑर्डर है 1। अगर आपका ये ऑर्डर है तो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं। अभी हमको एक बात पता है भैया, हम डिस्कस किया कि ग्रेटर इज द डीलोकलाइजेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी। डीलोकलाइजेशन किसका, इलेक्ट्रॉन का, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो अभी हाल में हमने बेंजाइल फ्री रेडिकल का तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किया था। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल का। आइए देखते हैं। इसे मैं PH लिख दे रहा हूँ, फिनाइल ग्रुप, CH फ्री रेडिकल, और यहाँ पर आ गया हमारे पास ये डबल सिंगल डबल। जिस तरीके से हमने बेंजाइल फ्री रेडिकल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वही स्टेप इसमें, फ्री रेडिकल एक इधर और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इस एटम पे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ने ये इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड,
और हमारे पास बन जाएगा, रिंग का साइज छोटा बड़ा हो तो एडजस्ट कर लेना भाई। यहाँ आ जाएगा फ्री रेडिकल, डबल सिंगल, और उससे नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास बनेगा फिनाइल CH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ और फ्री रेडिकल आ जाएगा यहाँ। और इससे नेक्स्ट जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, PH CH डबल बॉन्ड, ये आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ, फिर फ्री रेडिकल। और इस तरीके से जो हमारे पास है 3 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं हमारे पास 3 मोर RS यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमने देखा कि जो बेंजाइल फ्री रेडिकल था उसमें हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, 4। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 3 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा उतना ही डीलोकलाइजेशन ज़्यादा। और हमने देखा है कि जितने ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतनी ही मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आएगी। इसलिए जो ऑर्डर है सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। होपफुली माइंड थोड़ा ओपन हुआ होगा, क्वेश्चन में आपने लॉजिक लगाया होगा तो जरूर ही ठीक हुआ, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, बस इसको याद रखें, जितना डीलोकलाइजेशन उतना स्टेबिलिटी। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो बचे हुए रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं। तो चलिए तब तक पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।